प्लेसमेंट, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, फंड मैनेजर्स इस वक्त इस ब्रेआउट को कैसे देख रहे हैं। हमारे साथ श्री अनिरुद्ध गर्ग, पार्टनर हेड ऑफ रिसर्च इन्वेस्ट पीएमएस के जुड़े हैं इस वक्त। अनिरुद्ध जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। एक झोंका हमने नमस्ते। फरवरी में मार्च में देखा था और दूसरा झोंका जो था वो इस बार ट्रंप जी के कहीं ना कहीं अगर आप देखें ट्रंप जी ने स्पॉन्सर किया है। हालांकि आप उस दौर का लो भी देखें, इस दौर का लो भी देखें, आई मीन जो फ्राइडे को फॉल आया था उसके बाद का मंडे का लो पैरेलली अलाइंड है। आपको क्या लगता है, आई मीन जिस प्रकार की रेजिलियंस कल आज में इंडियन मार्केट्स दिखाई है, ये 22,21,900 एक इम्पॉर्टेंट बेस रहेगा या फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी ये टैरिफ वॉर का दूसरा अध्याय वर्ल्ड अगेंस्ट यूएस जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है, अभी एक और प्राइस डैमेज पॉसिबल है इक्विटीज में, आपका व्यू? वीरू जी नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोज ऑलमोस्ट अलाइन है, बाजार ने अपनी स्टेबिलिटी दिखाई है। पर कहीं ना कहीं वीरू जी कल परसों से ये लगने लग गया है मार्केट में कि जो मार्केट का ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट का स्ट्रक्चर है, जिसमें हम मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स को इंक्लूड करेंगे, तो वो स्ट्रक्चर कोई बहुत अच्छा नहीं है। और फिर आप देखिए जो डिफेंसिव सेक्टर्स हैं, अगर वो लीड लेना शुरू कर देते हैं, आप एफएमसीजी में देखिए, आज आप सुबह से आपके चैनल पे बात हो रही है कि ब्रेकआउट्स आ रहे हैं और कंजम्पशन की तरफ फोकस किया जा रहा है। आप इंडियन सेंट्रिक शेयरों को देखेंगे कि उनमें एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। इससे कहीं ना कहीं ऑन अ क्या कहते हैं, शॉर्टर नोट, तो ये लगता है कि बाजार में कुछ ना कुछ पेन पॉसिबल हो सकती है। बट वीरू जी मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिसमें आई थिंक कोई भी ये आंकलन नहीं कर सकता इस टाइम पे कि मार्केट कहाँ जाएगा। रीजन बीइंग कि मार्केट में फियर है, मार्केट में वैल्यूएशंस ठीक है, ये एक राइट अपॉर्चुनिटी है मार्केट में एंटर करने की। बट ऑन द अदर साइड, दूसरी टाइम ट्रम्प जी अपने उनका तो कुछ पता ही नहीं है कि वो क्या चाहते हैं। मुझे कहीं ऐसा लगता है कि अगर ये जो टैरिफ वॉर बताई जा रही है, अगर इससे कुछ बढ़ जाती है, इफ देयर इज सम डीपर प्रॉब्लम विद द यूएस डेट, अगर वैसा कुछ निकलता है तो ये चीज बढ़ सकती है। वरना ओवरऑल एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्लो एंड स्टडी करिए। हमने एक रीसेंट स्टडी करी थी अपने यहाँ पे, जिसमें हम ये देख रहे थे कि अगर आप स्लो एंड स्टडी इन्वेस्टमेंट करते हैं इन वॉलेटाइल टाइम्स, अगर आप 1-2 महीने लेते हैं, धीरे धीरे भी करते हैं, तो आपके रिटर्न में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इफ यू एंटर इनटू अ बुल मार्केट, आपको 10% पैसे कम आ जाएंगे। और अगर बियर मार्केट आ जाती है तो आपका जो कैपिटल है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो हाँ, आई वुड से वी आर ऑप्टिमिस्ट, बट कॉशियसली ऑप्टिमिस्ट। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। अच्छा अनिरुद्ध जी, जो दो तीन पॉइंट्स हैं, आई मीन ठीक है, अभी हम टर्बुलेंस का फेस देख रहे हैं, टैरिफ वॉर अपने चरम पर है, आईटी और यूएस इस वक्त हमारी दिक्कत का सबसे बड़ा कारण है, और माइट बी इफ वी गो फॉर सबसे वे टैरिफ ऑन फार्मा एज वेल। बट अगर आप इंडिया के लिए ग्रीन शूट्स को देखें, जिसमें एक स्काई मैट की टिप्पणी के मुताबिक अच्छा मानसून, आपको रेट कट्स मिल गए दोनों, आरबीआई लगातार लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ कर रहा है, और शायद आप अर्निंग्स का जो सब कह सकते हैं कि जो बुरा फेज था वो माइट भी Q3 में देख चुके हैं या फिर Q4 में और देखें, तो आपको लगता है कि अगर पिकिंग ऑर्डर रखें, जैसे कि आपने कहा कि अगर आप इस दौर को भी, इस फेज को भी यूज़ करें टू ऐड सम स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो, पिकिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर क्या होगा आपके? बैंक्स, एनबीएफसीज, एफएमसीजी, ऑटो, कैपिटल गुड्स, आपका क्रम क्या है इस वक्त एडिशन करने का लोअर लेवल्स पे? जी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं एफएमसीजी यहाँ पे हमें अच्छी लगने लग गई है, क्योंकि चीज़ें सस्ती हो रही हैं। क्रूड सस्ता हो रहा है, तो क्रूड से जो स्टॉक्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं, वो हमें अट्रैक्टिव लगने लग गए हैं। स्पेसिफिकली जिनके पास प्राइवेट पावर है, जैसे हमारी कुछ एविएशन कंपनीज़ हैं, ठीक है? फिर हमें ऐसा लगता है कि जितनी भी, आपने बिल्कुल सही कहा वीरू जी, जो इंडिया सेंट्रिक कंपनीज़ हैं, उनमें तो कोई प्रॉब्लम लग ही नहीं रही है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। और आई थिंक उन पे तवज्जुह जो बाज़ार का है, वो अब बढ़ जाएगा। क्या होता है कि कभी-कभी किसी प्रॉब्लम की वजह से आपको दूसरी कंपनीज पे आप फोकस करते हैं और उन पे आपकी रिसर्च बढ़ती है, तो आपको समझ आता है कि कितनी अच्छी कंपनीज हैं। तो कुछ इंडिया सेंट्रिक कंपनीज इंडिया में बहुत अच्छी हैं, वो लीडर्स हैं, और हमें लगता है कि उनकी यहाँ से री-रेटिंग पॉसिबल होगी, जो इग्नोर हो रही थी बहुत टाइम से। ठीक है। गुड आफ्टरनून अनिरुद्ध जी। एफएमसीजी बास्केट पे अपनी राय रखी, वो सेक्टर आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं सवाल
बैंकिंग और एनबीएफसीज को लेकर होगा। जिस तरीके से लगातार आरबीआई की तरफ से दूसरे कंसेक्यूटिव रेट कट देखे हमने, और स्टैंड्स भी अब न्यूट्रल से कम्यूटेटिव कर दिया है, मतलब यानी कि आने वाले समय में भी और हम रेट कट की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। ऐसे में बैंकिंग और फाइनेंशियल्स को लेकर क्या आप ऑप्टिमिस्टिक हैं? साथ ही क्या एक्सपोजर बढ़ाया है आपने? स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा हो पाए तो। मैम स्टॉक स्पेसिफिक देखिए, मैं आपको तीन स्पेसिफिक बता देता हूँ फाइनेंशियल्स में। तो हम फाइनेंशियल्स में क्या देख रहे हैं कि जो हमारा रिलेटिव चेंज का थ्योरी है कि कहाँ पे रिलेटिव चेंज हुआ। तो आप ये देखिए, सबसे बड़ा रिलेटिव चेंज आज की डेट में तो मिस्टर ट्रम्प है, बट उससे पहले इंडिया में जो इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने 1.25 लाख करोड़ रुपया इंडियन कंज्यूमर्स के हाथ में डाला, तो कौन सी ऐसी अच्छी एनबीएफसीज हैं जो उसका फायदा उठा सकती है। तो हमें सबको पता है, जैसे बजाज फाइनेंस एक बहुत अच्छी कंपनी है। तो ऐसी कंपनीज पे आपका फोकस रह सकता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो लीडर्स थे, जो पिछले 2 साल से इग्नोर्ड थे, स्पेशली एचडीएफसी बैंक, दो वी डोंट होल्ड इट इन आवर पोर्टफोलियो, बट बात करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बैंक्स हैं, जिन पे जिनको ग्रोथ के चक्कर में पिछले 2 साल से इग्नोर करा जा रहा था, अब उनको सेफ्टी या स्टेबिलिटी के चक्कर में आई वुड से कि दे वुड बी बिकम मोर अट्रैक्टिव, और एक हमारे रिडार पे आ जाएंगे। क्या है ना, पिछले 2 साल से ग्रोथ की जो स्टोरी थी वो इतनी अच्छी चल रही थी कि दूसरी किसी तरफ देखने का मन नहीं कर रहा था। अब जब प्रॉब्लम आई है, तो फिर जो दिग्गज हैं अपने अपने फील्ड में, उन पे फोकस आई थिंक किसी भी फील्ड में देखिए आप, चाहे वो ऑटो फाइनेंसिंग में देखिए, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में देखिए, चाहे आप क्वालिटी रिटेल एनबीएफसीज में देखिए, तो लीडर्स पे फोकस बाजार का मेरे हिसाब से अगले कुछ महीनों के लिए बढ़ सकता है। ठीक है, तो इस स्पेस से लीडर्स पे फोकस रखे, लीडर स्टॉक्स बताएं अनिरुद्ध जी ने। एक और स्पेस पे आप, मेरा सवाल होगा अनिरुद्ध जी, ओएमसीज को लेकर मेरा सवाल है। जैसे ब्रेंट क्रूड में देखें आप, लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है, और आज इनफैक्ट बाजार गिरकर कारोबार कर रहे हैं, लेकिन कई सारे स्टॉक्स ओएमसीज के स्पेस से जहां पे अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एचपीसीएल देख लीजिए, कल भी तेज था, आज भी तेज है। बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी। ओएमसीज को लेकर आपकी क्या राय होगी? जिस तरीके से ब्रेंट क्रूड ऑयल में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, यहाँ पे क्या एक्सपोजर बढ़ाया है? कैसे देख रहे हैं इस पर्टिकुलर स्पेस को? मैम ये स्पेस हमें अच्छा लगता है, लेकिन बातें करने के लिए हम इसमें लेते इसलिए नहीं कि हमें लगता है कि सरकार इनके पास पैसा रहने नहीं देगी। तो जब इनका अच्छा टाइम आता है, सरकार इनसे डिविडेंड या किसी ना किसी तरह पैसे ले लेती है, और जब बुरा टाइम आता है उस टाइम पे इनको बर्न्ट अपना फेस करना पड़ता है। तो ओवरऑल इनके लिए अगर हम ब्रेंट क्रूड की ट्रेजेक्टरी बोले, तो हम ब्रेंट क्रूड पे बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, इसलिए हमें ओवरऑल इनके लिए ठीक लगता है कि इफ इट हैड बीन प्राइवेट सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती। बट क्योंकि ये सरकारी कंपनियां हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें अपना डिविडेंड और ये सब देखती रहती है, और हमें ये लगता है कि इन कंपनी से मतलब दे आर नॉट वेरी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर। शॉर्ट टर्म के लिए रह सकता है, बट हमें इनमें बहुत लंबा चौड़ा वेल्थ क्रिएशन फॉर अगले 2 से 3 साल की क्लैरिटी नहीं दिखती। दो हमें लगता है कि ब्रेंट क्रूड स्ट्रांग नहीं रहेगा, फिर भी नहीं लगता। हाँ। अच्छा अनिरुद्ध जी, एक चीज़ तो है, आई मीन बाज़ार में रेगुलर इन्वेस्टमेंट से पैसा बनता है, चाहे बुल फेज में हो चाहे बेयर फेज में हो, लेकिन कभी कभी पैसा बनता है मिड कैप में किसी ऐसी थीम को पकड़ लेने में जो 1 साल में 2 साल में आपको इतना पैसा दे देती है कि शायद वो रेगुलर इन्वेस्टमेंट से भी नहीं बनता होगा। होता है, ऐसा हमेशा होता है। अगर ये मान के चलो, मैं देखिए मेरे ख्याल से बीते 5 साल में इतना बड़ा लंबा फेज बेयर मार्केट का कभी नहीं चला। आई मीन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 7 महीने हो गए मेरे ख्याल से। 5 साल में तो देखा भी नहीं था हमने कभी ऐसा। मिड कैप में कोई थीम समझ में आ रही है आपको जिसको जिस पे थोड़ा सा बिलीव करना चाहिए, थोड़ा रिस्क लेना चाहिए इस बार? सर वीरेंद्र जी देखिए, समझ तो आती है, जैसे सीडीएमओ स्पेस समझ आती है। ओवरऑल अगर आप स्पेस की बात करें, एक बार हम ट्रम्प जी को भूल जाएं, तो अगर हम स्पेस की बात करें तो हमें समझ आती है। बट आप देखिए कि जब तक कि क्लैरिटी नहीं इमर्ज होगी कि रियल प्रॉब्लम है क्या, क्या आप चाहते क्या है, क्या आप अपने डेट से दुखी हैं, या आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहते हैं, या क्या अंदर अंदर उनके मन में क्या बात चल रही है, वो किसी को नहीं पता। वो हमें मेरे ख्याल से मार्केट ही बताएगा अपने मूवमेंट के साथ। अगर मार्केट 23,800 के जोन को क्रॉस करता है और हम एक बुल टेरिटरी में वापस एंटर करते हैं, तब हम आपकी मिड कैप स्मॉल कैप वाली जो आप बात करें, उन पे हमारा फोकस जाएगा। उसके बाद हम ग्रोथ पे फोकस करेंगे। अभी हमारे पास है ग्रोथ स्टॉक्स, हमारे पास सीडीएमओ सीएमओ है, हमारे पास कुछ जैसे चाइना प्लस वन जिससे हमें अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है वो है। बट आजकल चेंज ही इतना हो रहा है कि
रोज उठ के नई बात करते हैं, आज मैं फार्मा पे लगाऊंगा, कल मैं नहीं लगाऊंगा, परसों मैं सबसे ज्यादा लगाऊंगा। तो जब तक ये क्लैरिटी नहीं इमर्ज होती, मुझे लगता है कि अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको लीडर्स के साथ रहना चाहिए। और धीरे धीरे जैसे मार्केट में क्लैरिटी इमर्ज होती है तो आपको जरूर मिड एंड स्मॉल कैप की थीम्स भी मिलेंगी। और एक वो थीम जिसके अंतर्गत पूरा कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर स्लिप होता है, जैसे अगर आप सीमेंट ले लें, आप कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ले लें। एक समय की स्टोरी थी, आपको याद होगा, एस क्या गजब चला वो स्टॉक। आई मीन 3300 रुपये का स्टॉक मेरे ख्याल से 1400-1500 हो गया था। सीमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, देन आपका जैसे हैवी अर्थ मूवर स्टॉक्स जो होते हैं, BEML को ले लीजिए। यहाँ पे कोई कन्विक्शन है आपका इस वक्त? सर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ना जून जो पिछला इलेक्शन हुआ उसके बाद जो सरकार का एक बहुत बड़ा पुश था केपेक्स पे, वो पुश कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक हो गया है। तो एक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मल्टीपल ये लोग कमांड करने लग गए थे, या हमें एक्सपेक्टेशन थी कि अगले 3-4 साल बहुत अच्छे रहने चाहिए, अब बिकॉज कि हमारे देश में हर टाइम पे कहीं ना कहीं इलेक्शन है, और उस कारण जो पैसा डाइवर्ट करा जा रहा है वो कहीं ना कहीं केपेक्स से करा जा रहा है। तो जितना पिछले साल हम बुलिश थे केपेक्स पे, बिकॉज कि उनके हाई मल्टीपल भी रहे, और उसके बाद जो अंडर करंट था उसमें थोड़ी सी वीकनेस भी आई। मैं ये नहीं कह रहा खत्म होगी, पर थोड़ी सी वीकनेस आ गई है। सो इस टाइम पे हमें ये थीम्स बिल्कुल हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे। बट हाँ, हमें लगता है कि कुछ इसमें अच्छी ग्रीन शूट दिखेंगी तो लेंगे। हाँ, इनमें कुछ ऐसी कंपनीज जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनीज हैं और इस मार्केट फॉल की वजह से बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पे मिल रही हैं। कुछ कुछ कंपनीज हमारे, एक डिस्क्लेमर कि हम ये कंपनीज होल्ड कर सकते हैं, वहीं पर नहीं भी, जैसे ABB जैसी कंपनी है जो 9000 से गिर के आपको 4500 पे मिल रही थी। तो ये एक बहुत अच्छी बेट थी, क्योंकि अल्टीमेटली एक लीडर तो लीडर ही रहेगा। मुझे लगता है कुछ टाइम के लिए वीरू जी, मैं बार बार यही चीज रिपीट करूं कि मैं लीडर्स पे ज्यादा फोकस करना चाहता हूं। लेकिन उसके लिए हम अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा वेट करें, थोड़ी सी क्लैरिटी आए। आई थिंक मार्केट इज एट अ वेरी वेरी बिग इन्फ्लेक्शन पॉइंट। यहाँ से ये आई पर्सनली बिलीव एंड, और मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए। बट हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि 2008 में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, या 2000 में बियर मार्केट आई थी, उसके रीजंस हमें बहुत लेट पता लगे कि एक्चुअल रीजंस क्या थे। तो हमें कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम्स को दोनों आई वुड से, क्योंकि इन्वेस्टर्स की हार्ड अर्न मनी है, हमें दोनों तरफ के लिए तैयार रहना चाहिए। कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए बाजार में, जिस तरीके से मूड माहौल है और तस्वीर साफ नहीं है, ये कह रहे हैं अनिरुद्ध जी आप। लेकिन एक और स्पेस पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। कैपिटल मार्केट स्पेस में आप देखें जिस तरीके से कल बाजार में BSE, कैम्स, M6 जैसे स्टॉक्स में तेज़ी थी, आज भी देखिए गिरते बाजार में ये सारे स्टॉक्स में हल्की ही सही लेकिन बढ़त है। तो ऐसे गिरते मूड माहौल में भी कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स चल रहे हैं, ग्रीन में है। तो क्या ये ग्रीन फ्लैग दिख रहे हैं आपको इसमें, इस पर्टिकुलर स्पेस में? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मैम, मेरे हिसाब से हमारी ये सेकंड बिगेस्ट थीम है। और हमें ये लगता है कि इस ओवरऑल इस थीम को या इस सेक्टर को अगर हम क्लासिफाई करें, एक देखने का तरीका मार्केट बदलेगी। इंडियन रिटेल जो पीछे, जिसके लिए FD एक बहुत बड़ा आई वुड से एक इन्वेस्टमेंट टूल था, उसने पिछले 4-5 साल में एक स्टॉक मार्केट की तरफ थ्रू SIPs स्पेशली एक रुख बनाया। तो कहीं ना कहीं ये जो भी कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस है, चाहे उसमें एक्सचेंज बोलिए, चाहे डिपॉजिटरी बोलिए, चाहे बहुत अच्छे ब्रोकर्स बोलिए, ठीक है, तो ये सब कंपनीज हमें लगता है कि एक अगले 2 से 3 साल के लिए एटलीस्ट बुल रन में रहनी चाहिए। डिस्क्लेमर, हमारी पोजीशन है इस सेक्टर में और अच्छी पोजीशन है। हम बायस हो सकते हैं, लेकिन हाँ, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमेशा ये मार्केट इन स्पेस को शुरू से एक सिक्लिकल सेक्टर की रेटिंग दी गई है, जो कि अब ये शायद डिजर्व नहीं करते। आई थिंक द इंडियन रिटेल इज नॉट हियर टू स्टे। लीवरेज बेट्स को छोड़ दीजिए, लेकिन इंडियन रिटेल अब स्टॉक मार्केट से उतना ज्यादा डरता नहीं है। और आई थिंक देयर इज ग्रोथ इन दीज सेक्टर्स गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की आपने अनिरुद्ध जी, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज अपने समय के लिए बहुत शुक्रिया सर। तमाम सवालों के सटीक जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और हम अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए, देखिए निफ्टी वहीं का जस का तस, कोई मूवमेंट नहीं, एक रेंज में फंसा रहा, 22,402 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। हालांकि